हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, इस सेशन में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 जो चल रहा है अभी, फ्रेंड्स देखिए उसमें जिस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, ठीक उसी पैटर्न पर आधारित हम लोग जीके यानी कि सामान्य अध्ययन और साइंस के प्रश्नों को इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। इस तरह के प्रश्न जो है ऑलरेडी आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, इसीलिए यह सेशन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, यानी कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए हम लोग जो है पेपर का एक तरह से कह सकते हैं कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का एनालिसिस करेंगे। और ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं बड़ा ही महत्वपूर्ण हैं और ऑलरेडी ये सारे के सारे प्रश्न जो है बिहार डीएलएड में पूछे जा चुके हैं। इस प्रकार से आज हमारा यह पहला क्लास है और यह सेशन रोज़ दोपहर 12 बजे आपके लिए लेकर के मैं आऊँगा और यहाँ से निश्चित रूप से जो है प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। चैनल से जुड़िए और इस सेशन को पूरा अटेंड करिएगा और सेशन को फ्रेंड्स शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए सेशन आज का अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस सेशन में हम लोग 40 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और इनमें से देखिए 20 क्वेश्चन जो है ये सामान्य अध्ययन के होंगे यानी कि जीके के होंगे और 20 क्वेश्चन जो हम लोग कवर करेंगे ये साइंस के क्वेश्चन होंगे। ठीक हम लोग उसी प्रकार के 40 क्वेश्चन को कवर करेंगे जिस प्रकार से आपकी एग्ज़ाम यानी कि डीएलएड में प्रश्न बिहार डीएलएड में पूछे जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पढ़ेंगे फ्रेंड्स। देखिए पहला प्रश्न है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। आंसर सभी लोग कमेंट करिएगा और देखिए आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जो है सेशन के एंड में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इससे क्या होगा कि आपका जो प्रिपरेशन लेवल है उसका आइडिया लगेगा। तो सभी लोग अपना अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताइए। चलिए इस प्रश्न का आंसर कमेंट करिएगा कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, देखिए यहाँ पर बात मानव नेत्र की आई है। तो देखिए मानव नेत्र पर जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, एक प्रश्न तो ऐसे पूछा जाता है। तो देखिए मानव नेत्र पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है यह रेटिना पर बनता है, यानी कि दृष्टि पटल पर बनता है। कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है। और ये प्रतिबिंब कैसा होता है? तो यह प्रतिबिंब जो रेटिना पर बनता है यह वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। और ध्यान रखिएगा जो हम लोग नेत्र दान करते हैं, नेत्र दान में नेत्र का कौन सा हिस्सा दान किया जाता है, कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कॉर्निया को दान किया जाता है। तो इस तरह से मैंने आपके 2-3 प्रश्न कवर करा दिए। जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। चलिए देखिए सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु पूछा गया है। तो देखिए सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु जो है ये अनंत होता है और सामान्य नेत्र के लिए जो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी होती है ये 25 सेंटीमीटर होती है और दूर बिंदु जो होता है यह अनंत होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। डायनेमो में देखिए, डायनेमो में जो है किस प्रकार की ऊर्जा को किस प्रकार की ऊर्जा में बदला जाता है? आंसर सभी लोग कमेंट करिए, थोड़ा सा सोच समझ करके इसका आंसर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स डायनेमो जो होता है, डायनेमो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और डायनेमो एक विद्युत चुंबकीय जो है प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और जो मोटर होता है विद्युत मोटर जस्ट इसका अपोजिट होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो इससे भी आप ध्यान रखिएगा। इस तरह के प्रश्न जो है बिहार डीएलएड में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है, विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे, ये कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 4-5 मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेज बताऊंगा आपको। सबसे पहले देखिए 22 मार्च के दिन, 22 मार्च के दिन बिहार दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च के दिन विश्व जल संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है, यानी विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 22 अप्रैल के दिन, 22 अप्रैल के दिन क्या मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अच्छा 22 मई के दिन क्या मनाया जाता है? तो 22 मई के दिन अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा 7 अप्रैल के दिन क्या मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल के दिन याद रखिएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पर पूछा गया विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून के दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है। तो ये सब फ्रेंड्स आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है?
मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक। तो देखिए आपको पता होगा कि भारत में मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है ये कहाँ पर होता है, तो ये गुजरात में होता है। सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है फ्रेंड्स ये कहाँ पर होता है, तो ये गुजरात में होता है। एक चीज़ तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा उत्पादन मैंने आपको बता दिया कहाँ पर होता है, तो ये गुजरात में होता है। मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है ये कहाँ पर होता है, तो गुजरात में होता है। अच्छा, गुजरात के बाद अगर पूछा जाएगा तो राजस्थान में होता है। दूसरा नंबर पर राजस्थान होता है। राजस्थान के बाद अगर पूछा जाए तो राजस्थान के बाद तमिलनाडु होगा। तो चूंकि यहाँ पर विकल्प में आप देख सकते हैं गुजरात के बाद राजस्थान होना चाहिए, राजस्थान तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो यहाँ पर तमिलनाडु यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए, और सबसे ज़्यादा जो है भारत में अगर हम बात करते हैं कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ पर होता है, कॉफ़ी का उत्पादन पूछा जा सकता है। कॉफ़ी का उत्पादन जो होता है सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है। ठीक है, ये प्रश्न बन सकता है, याद रखिएगा। चलिए, गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतदाता पहचान पत्र के अलावा और कितने प्रमाण पत्र वैध होते हैं। मतदाता पहचान पत्र के अलावा, तो देखिए मतदाता जो पहचान पत्र है यानी कि वोटर आईडी है, इसके अलावा 14 प्रकार के और आईडी हैं जिससे हम लोग वोटिंग कर सकते हैं। तो यानी कि मतदाता पहचान पत्र के अलावा कितने और प्रमाण पत्र वैध होते हैं, तो ये 14 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 14 अन्य प्रमाण पत्र वैध होते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, सरकारी कंपनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किया गया फोटोयुक्त पहचान पत्र, बैंक पोस्ट ऑफिस का फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन, स्वतंत्रता संग्राम के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका पहचान पत्र, फोटोयुक्त दिव्यांग पहचान पत्र इत्यादि। तो ये 14 प्रकार के हैं। ठीक है ना। चलिए, देखिए लीग ऑफ नेशंस यानी कि राष्ट्र संघ के विचार के लिए कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मेदार थे। बात यहाँ पर लीग ऑफ नेशंस की आई है। तो देखिए दरअसल जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस समय जो भयानक तबाही हुई थी, इस प्रकार की भयानक तबाही फिर से दोबारा विश्व में न हो, इसे रोकने के लिए ही ये जो राष्ट्र संघ था लीग ऑफ नेशन, इसका गठन किया गया था। और लीग ऑफ नेशन का गठन पूछा जा सकता है कि कब किया गया था, तो याद रखिएगा इसका गठन किया गया था 10 जनवरी 1920 को। 10 जनवरी 1920 को किया गया था लीग ऑफ नेशन का गठन। लीग ऑफ नेशन अस्तित्व में कब आया था, 10 जनवरी 1920 को आया था। ठीक है, और देखिए लीग ऑफ नेशन के विचार के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन जो थे ये जिम्मेदार हैं। वुडरो विल्सन, ठीक है ना, याद रखिएगा वुडरो विल्सन जिम्मेदार हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए वुडरो विल्सन दिया गया है जो कि ऑप्शन नंबर सी में, वुडरो बना लीजिए, वुडरो विल्सन। ठीक है। अच्छा, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, एक संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिएगा किस देश का जनसंख्या घनत्व जो है भारत से अधिक है। किस देश का जनसंख्या घनत्व जो है भारत से अधिक है। चलिए बताइएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, किस देश का जनसंख्या घनत्व जो है ये आपका भारत से अधिक है। आंसर कमेंट करते चलिएगा, ठीक है ना, ताकि आपको बेहतरीन तरीके से आपका रिवीजन हो जाए। चलिए बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा, किस देश का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश, इसका जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। ठीक है ना। अच्छा, भारत में अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है ये बिहार का है, और सबसे कम कहाँ का है, तो अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है ना। और बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है ये कहाँ का है, तो शिवहर का है। तो ये सब आप याद रखिएगा। चलिए, सार्क का मुख्यालय पूछा गया है कि कहाँ पर स्थित है। अच्छा, बात यहाँ पर सार्क की आई है। बात किसकी आई है, तो बात आई है फ्रेंड्स सार्क की। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए सार्क का फुल फॉर्म जान लीजिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, ये आपका सार्क का फुल फॉर्म है। सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में। इसका स्थापना कब हुई थी सार्क की, तो सार्क की स्थापना जो हुई थी ये 1985 में हुई थी। कहाँ पर इसका स्थापना किया गया था, तो इसका स्थापना ढाका में किया गया था। कहाँ पर किया गया था, ढाका में किया गया था। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है,
तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। 8 दिसंबर 1985 को इसका स्थापना ढाका में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा इसका हेड क्वार्टर नेपाल के काठमांडू में है। और इसमें टोटल 8 देश जो है मेंबर हैं। कौन कौन से देश हैं? तो ये अपना प्यारा भारत हो गया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। ये सब फ्रेंड्स आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, तो मुख्यालय काठमांडू हो जाएगा। चलिए, अपने अक्ष पर पृथ्वी के घूर्णन के बढ़ने या घटने से पृथ्वी के किस स्थान पर जी का मान अपरिवर्तित रहेगा? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा, सभी लोग इसका आंसर फ्रेंड्स कमेंट करिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सोच समझ करके आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए बताइए। चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अपने अक्ष पर पृथ्वी के घूर्णन के बढ़ने या घटने से पृथ्वी के किस स्थान पर जी का मान अपरिवर्तित रहेगा? तो पृथ्वी के घूर्णन गति के बढ़ने या घटने से पृथ्वी के ध्रुव पर, यानी कि जो पोल है ना, पोल ध्रुव पर जो है जी का मान पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर ध्रुव राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के तल पर जी का मान न्यूनतम भूमध्य रेखा पर और ध्रुव पर अधिकतम होता है, और पृथ्वी के तल से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। तो ये सारे पॉइंट्स फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा। देखिए, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लाज्मा झिल्ली जो है यह किससे बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली जो बनी होती है फ्रेंड्स, ये आपकी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फास्फोलिपिड्स की बनी होती है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फास्फोलिपिड्स तीनों की बनी होती है। ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, कभी कभी क्या पूछा जाता है कि कवक की जो कोशिका भित्ति है, कवक की कोशिका भित्ति, ये बड़ा आजकल पूछा जाता है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ठीक है ना। और पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है, सेलुलोज और पैक्टिन की। ठीक है ना, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति, और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। प्लाज्मा झिल्ली किसके बनी होती है? तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फास्फोलिपिड। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार के मैदानी भाग में कौन सी मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है? बिहार के मैदानी भाग में कौन सी मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है? चलिए बताएंगे इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर इसका क्या होगा। प्रश्न है कि बिहार के मैदानी भाग में कौन सी मिट्टी जो है पाई जाती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, बिहार के मैदानी भागों में जो मिट्टियाँ हैं ये गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी हैं। और आपको पता है कि नदियों के द्वारा जो बहाकर लाई गई मिट्टी हैं यह आपकी जलोढ़ मिट्टी है। और जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी। ठीक है ना। तो बिहार के मैदानी भाग में कौन सी मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है? तो ये आपकी जलोढ़ मिट्टी है। अच्छा, यहाँ पर देखिए काली मिट्टी दिया गया। काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, और काली मिट्टी में जो है कपास की खेती सबसे अच्छा की जाती है। मैंने कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। और ख़ास करके ये जो दक्षिण भारत है उनमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश, इन सब पर जो है ये आपकी काली मिट्टी पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाहरी कान कहलाता है, जो बाहरी कान है ये क्या कहलाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो बाहरी कान है ना, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपने पढ़ा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है, या फिर आपने स्टेपी पढ़ा होगा। ठीक है ना, एक ही चीज़ है। तो स्टेप्स जो है ये कहाँ की हड्डी है? ये कान की हड्डी है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। एक कान में 3 हड्डी पाई जाती है और दूसरे कान में 3 हड्डी, यानी कि अगर दोनों कान मिला दिया जाए तो 6 हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो ये जो एक कान में 3 हड्डी पाई जाती हैं और दूसरे कान में 3 हड्डी, एक कान में जो है एक स्टेप्स होता है, एक इनकस होता है, एक इनकस नाम है हड्डी का, और एक मैलियस होता है। स्टेप्स तो मैंने बता ही दिया, और एक मैलियस होता है। तो ये 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं, और स्टेप्स सबसे छोटा मानव शरीर की हड्डी होती है। और मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो होती है ये जांग की फीमर हड्डी होती है। ये चीज़ आपको पता होगा। और बाहरी कान की जो बाहरी कान जो है ये कहलाता क्या है? तो बाहरी कान जो है ये कर्ण पल्लव कहलाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? किस आधार पर लोकतंत्र को जो है सर्वोत्तम शासन कहते हैं? चलिए सोच समझ करके इसका आंसर कमेंट करिए। देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, किस आधार पर? तो जनमत पर आधारित। ठीक है ना, जनमत पर आधारित। किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? जनमत पर आधारित। ठीक है ना।
और ऐसा थोड़ी है कि लोकतंत्र में राष्ट्रीय भावना का अभाव होता है। राष्ट्रीय भावना से हम सभी ओतप्रोत रहते हैं, ठीक है ना। जहाँ लोकतंत्र होता है, देश के लिए मर मिटने की हमें चाह होती है। निर्णय में कोई भी देर नहीं होता है, ठीक है। और राजनीतिक चेतना का बिल्कुल भी अभाव नहीं होता है, क्योंकि लोकतंत्र में आपकी कई सारी पार्टियां होती हैं। तो इस तरह से जो है सही आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए, और भारत में जो आपकी संसदीय व्यवस्था है, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संसदीय व्यवस्था को ब्रिटेन की संविधान से लिया गया है, ठीक है। और जो संघात्मक व्यवस्था है, संघात्मक, इसको कहाँ से लिया गया है? तो संघात्मक व्यवस्था को लिया गया है कनाडा की संविधान से, ठीक है। और आपका जो नीति निर्देशक तत्व है, इसको आयरलैंड से लिया गया है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है हमारा, संविधान की कुंजी कहा जाता है इसको। और प्रस्तावना की जो विचार है, ये लिया गया है अमेरिका से, और प्रस्तावना की भाषा को लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ये सब आप ध्यान रखिएगा, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्गावती जलाशय जो है परियोजना, ये बिहार के किस जिला में स्थित है? दुर्गावती, बताइए, दुर्गावती जलाशय परियोजना जो है ये बिहार के किस जिला में है? तो ये आपकी दुर्गावती नदी पर है, कैमूर जिले में, ठीक है ना। और दुर्गावती जो है ये आपकी कैमूर में है, ध्यान रखिएगा, कैमूर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक तेलहर कुंड जलप्रपात है, तेलहर कुंड जलप्रपात, ये भी पूछा जाता है, तेलहर कुंड, तो ये भी आपका कैमूर में ही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है हमारा कि इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? सारा ऑप्शन आपको दिख रहा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सी इसमें से जो है स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से जो सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। आप कहीं भी शांतिपूर्ण सभा या समिति बना करके किसी भी चीज़ को आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन सशस्त्र विद्रोह बिल्कुल आपकी अनुमति नहीं है आपको। तो इस तरह से यही वाला जो है आपको नहीं है। बाकी देखिए, संविधान की केंद्रीय मूल्य का विरोध, सरकार की आलोचना करना, सरकार बदलने के लिए आंदोलन शुरू करने की स्वतंत्रता, ये सब आपके पास है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत की वित्तीय राजधानी, अच्छा भारत की राजधानी जो है ये आपकी दिल्ली है। दिल्ली राजधानी कब बनी थी? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि पहले राजधानी कोलकाता हुआ करती थी, उस समय कलकत्ता कहलाता था, ठीक है ना। और 1911 में आपको याद होगा, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय जब वायसराय था, उस समय जो है ब्रिटेन के राजा आए थे, जॉर्ज पंचम, और उन्होंने ही 1911 में घोषणा किया था कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए और जो राजधानी है उसको कलकत्ता से दिल्ली को स्थानांतरित किया जाए। और 1911 में ये घोषणा किया था उन्होंने, और 1912 में दिल्ली राजधानी बनी थी। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। राजधानी दिल्ली है, नई दिल्ली है, और वित्तीय राजधानी मुंबई है, आपको भी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वोच्च शिखर जो है माउंट एवरेस्ट किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? विश्व का यह सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट की जो अभी नवीन ऊंचाई है, अभी लेटेस्ट ऊंचाई जो है, यह आपको याद रखना है 8,848.86 मीटर है। ये एग्जैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची यह पर्वत शिखर है, और यह नेपाल और जो तिब्बत है, चाइना का जो क्षेत्र है, नेपाल और तिब्बत, या आप नेपाल और चीन कह सकते हैं, उसकी सीमा पर यह स्थित है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका नेपाल और तिब्बत दिया गया है, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक से नहीं है? अमरकंटक से नहीं है, किस नदी का उद्गम जो है? देखिए, नर्मदा, सोन और जोहिला नदी, इनका उद्गम जो है ये आपका अमरकंटक से है। लेकिन तापी नदी जो है, इसका उद्गम अमरकंटक से नहीं है। तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तापी हो जाएगा। और ये देखिए, नर्मदा और तापी जो है, दोनों नदियाँ पश्चिम की ओर बहने वाली नदी हैं, और ये अरब सागर में जाकर के गिरती हैं, और ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ये डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ठीक है ना। और ये रिफ्ट वैली से होकर के बहने वाली यह नदियाँ हैं, ठीक है। चलिए, जमोरिन कहाँ का राजा था? जमोरिन आपको याद होगा कि जब वास्को डी गामा भारत आया था, तो यही जमोरिन जो था 1498 में जब कालीकट पहुंचा था आपका वास्को डी गामा, तो यही जमोरिन जो था, इसी ने उसका स्वागत किया था। तो यहाँ पर कालीकट राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कालीकट का राजा था, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन के वैकल्पिक रूपों का क्या नाम है? जीन का जो वैकल्पिक रूप दिया गया है, उसमें से इसका नाम पूछा जा रहा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा, बताइए करेक्ट आंसर इसका
क्या होगा? आंसर सभी लोग कमेंट करते चलिएगा, वैसे आपका रिवीजन होता चलेगा, ठीक है ना। तो देखिए जीन का जो आपका वैकल्पिक रूप है उसको हम लोग एलील कहते हैं। एलील समान जीन का एक वैकल्पिक रूप है, और एक ही जीन के कई रूप होते हैं जिन्हें हम लोग एलील कहते हैं। एलील, यहाँ पर एलील दिया गया है, ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अगला प्रश्न हमारा कि श्वसन है, श्वसन क्या है? श्वसन जो है यह क्या है, बताइए। श्वसन जो है यह क्या है? तो श्वसन एक प्रकार का कैटाबोलिक क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का दहन होता है और ऊर्जा विमुक्त होती है। तो यह एक कैटाबोलिक क्रिया है। कैटाबोलिक क्रिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, ठीक है ना। कैटाबोलिक क्रिया है यह, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। कैटाबोलिक रिएक्शन है यह, कैटाबोलिक क्रिया है। क्लियर? चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा कि राइबोसोम किस में बनते हैं? राइबोसोम जो है ये बनता किस में है? देखिए राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। यह जो है आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, और प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और राइबोसोम जो है न्यूक्लियस से बने होते हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। और राइबोसोम जो है इसको कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि यौगिक जिसका अणुसूत्र समान किंतु संरचना सूत्र अलग अलग होता है, क्या कहलाते हैं? यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होता है परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए। तो फ्रेंड्स उसको हम लोग बोलते हैं समावयवी, ठीक है ना। ये आपका ऑप्शन ये हो जाएगा समावयवी, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आपका नियोब्यूटेन और आइसोब्यूटेन ये इसके उदाहरण हैं, ठीक है। और देखिए आपको पता है कि जिसका परमाणु संख्या समान होता है और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है, और जिसका द्रव्यमान संख्या समान होता है और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है ना। आप ज़रा मुझे कमेंट करके बताइए। संभारिक और समस्थानिक, यही तो होता है ना, संभारिक होता है और एक समस्थानिक होता है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? सिंगरौली जो है ये किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? चलिए बताइए, राइट आंसर इसका क्या होगा? सिंगरौली। सिंगरौली जो है ये मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा यह कोयला क्षेत्र है। क्लियर? याद रखिएगा सिंगरौली कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये आपका मध्य प्रदेश में है, सिंगरौली मध्य प्रदेश में है, ठीक है। सिंगरौली मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अच्छा आजकल क्या पूछा जाता है, तालचेर कोयला क्षेत्र है, तालचेर कोयला क्षेत्र ये पूछा जाता है कहाँ पर है? तालचेर उड़ीसा में है, ठीक है ना, याद रखिएगा उड़ीसा में है तालचेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण आपसे पूछा जा रहा है। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण बताइए। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण जो है ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार था फर्डिनेंड, उसकी हत्या बोस्निया की राजधानी सराजेवो में हुई थी, और यही तत्कालिक कारण था, ऑस्ट्रिया का युवराज की सराजेवो में हत्या, ठीक है ना। यही तत्कालिक कारण था। 1914 से यह 1918 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। क्लियर? चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ था? भारत में मजदूर संघ अधिनियम जो है यह पारित कब हुआ था? देखिए यह जो अधिनियम था मजदूर संघ अधिनियम, इसके द्वारा मजदूर संघों को कानूनी मान्यता दिया गया था, और यह मजदूर संघ अधिनियम भारत में जो है पारित किया गया था 1926 में, 1926 में किया गया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि फ्लेमिंग का जो बाम हस्त है, यानी कि जो बाएं हाथ का नियम है, लेफ्ट हैंड रूल है, यह बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? देखिए फ्लेमिंग का जो आपका बाम हस्त नियम है ना, इसका अनुसार अंगूठा बल की दिशा, तर्जनी उंगली जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और जो मध्यमा है यह उंगली विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग मोटर के लिए किया जाता है, और यह किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल की दिशा को बतलाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तर्जनी उंगली की चुंबकीय क्षेत्र, तर्जनी उंगली जो है इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा
बतलाती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा विद्युत ऊष्मा का अच्छा चालक है? विद्युत ऊष्मा का अच्छा चालक, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें से देखिएगा, यहाँ पर शीशा जो है एक प्रकार का धातु है और यह ऊष्मा का अच्छा चालक हो सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि खाद्यान्नों जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार हमें मुख्य रूप से इनसे प्राप्त होता है। तो जो आपके गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा है ना, इनसे मुख्य रूप से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। मुख्य रूप से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। वैसे प्रोटीन भी इनसे प्राप्त होता है, वसा भी प्राप्त होता है, लेकिन मुख्य रूप से पूछा गया है तो मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट हमें प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि कालाजार रोग जो है इसमें उष्मायन अवधि क्या है? कालाजार रोग जो है, कालाजार रोग, इसमें उष्मायन अवधि क्या? देखिए कालाजार जो है ना, कालाजार यह एक संक्रमण बीमारी है और यह परजीवी जो होता है जिसके कारण इसका नाम है लिस्मैनिया। यहाँ मैं लिखता हूँ लिस्मैनिया, लिस्मैनिया डोनोवानी। ठीक है ना, यह परजीवी है डोनोवानी, ये वाह है, दोनों ये न है, डोनोवानी के कारण होता है। और इसमें उष्मायन अवधि जो होता है ये 2 से 4 महीने का होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने संसाधन संरक्षण के बारे में एक महत्वपूर्ण अवलोकन किया। कहा कि हर किसी की ज़रूरत के लिए पर्याप्त है, किसी के लालच के लिए नहीं है। यह स्टेटमेंट किसका है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आपके जो हर किसी की ज़रूरत के लिए पर्याप्त है, किसी के लालच के लिए नहीं। ठीक है, ये आपका जो संसाधन संरक्षण है उसके बारे में इन्होंने कहा था। महात्मा गांधी राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ पर मिलती है? भारत में सबसे ऊंची सड़क, बताइए राइट आंसर क्या होगा। भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ पर मिलती है? तो सबसे ऊंची सड़क जो है भारत में, ये आपकी लद्दाख में होगा। ठीक है ना, लद्दाख में उमलिंगला जो दर्रा है वहीं पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर युक्त सड़क बनाई गई है। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, आपका उमलिंगला जो दर्रा है, उमलिंगला, लद्दाख में उमलिंगला, वहीं पर यह बनाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लद्दाख राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए साधारण विधेयक को कानून बनने के पहले कितने चरणों से होकर के गुजरना पड़ता है, यानी कि गुजरना होता है? तो साधारण विधेयक को कानून बनने के पहले संसद में 5 चरण से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसका प्रथम वाचन होगा, संसद के किसी भी सदन में विधेयक को पेश किया जाना है, प्रथम वाचन होगा। फिर ये दूसरा वाचन होगा, विधेयक की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। फिर तीसरा वाचन होगा, विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में चर्चा होगी और विधेयक का सदन द्वारा पारित किया जाना है। फिर चौथा चरण होगा, दूसरे सदन में ये विधेयक जाएगी। ठीक है, पहले से पारित होकर के, और फिर जब दूसरे में पारित हो जाएगी तो ये आपकी पांचवी जो चरण है राष्ट्रपति की स्वीकृति होगी, जिसके बाद यह कानून बनेगी। तो ये 5 चरण याद रखिएगा। देखिए छत पर वर्षा जल संचयन पुनर्भरण की एक तकनीक है। राइट आंसर इसका क्या होगा? छत पर वर्षा जल संचयन पुनर्भरण की एक तकनीक है, तो ये आपका भूजल का एक तकनीक है। ठीक है ना, वर्षा जल जो कि घरों की ढाल पर जो आपके छत पर गिरता है उसे पाइप के द्वारा भूमिगत टांका से अंदर लाया जाता है। और राजस्थान में इस तरह की है पानी एकत्रित करने की परंपरा है, जल संग्रहण करने की। ठीक है, तो यहाँ पर भूजल राइट आंसर इसका हो जाएगा। हिटलर किसका प्रवर्तक था? हिटलर जो है, हिटलर फ्रेंड्स यह जर्मनी का तानाशाह था। ठीक है, याद रखिएगा। और यह नाजीवाद का प्रवर्तक था, नाजीवाद का प्रवर्तक था। ठीक है, नाजीवाद का, तो यहाँ पर नाजीवाद होगा। मुसोलिनी जो था ये इटली का, ये फासिज्म का प्रवर्तक माना जाता है। देखिए इसमें से खाली स्थान दिया गया, वायु प्रदूषण संकेतक होते हैं, वायु प्रदूषण संकेतक होते हैं। चलिए बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स लाइकेन जो होता है, लाइकेन यह वायु प्रदूषण संकेतक होता है। लाइकेन और मॉस आपने पढ़ा होगा। यह पौधे जलीय जीवों को ऑक्सीजन एवं भोजन प्रदान करते हैं और जल के शुद्धिकरण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ठीक है, देखिए परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। तो देखिए परमाणु का जो नाभिक होता है ना, नाभिक, परमाणु का नाभिक में होता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है ये बाहर कक्षा में चक्कर लगाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि पीएच स्केल की खोज किसने किया था। ये जो पीएच स्केल है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इसको कहा जाता है।
इसकी खोज सोरेनसन ने किया था। और पीएच स्केल पर आपको पता है कि 7 से जिसका कम पीएच मान होता है वह वस्तु अम्लीय होता है, और 7 से ज़्यादा जिसका होता है वो क्षारीय होता है। ठीक है ना, सोरेनसन ने किया था, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। और 7 जिसका होता है वह उदासीन होता है, जैसे कि आपका शुद्ध जल होगा, खाने वाला नमक होता है, ये सब उदासीन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था? आधुनिक आवर्त सारणी पूछा जा रहा है। आधुनिक आवर्त सारणी को किसने बनाया था, बताइए। आधुनिक आवर्त नियम जो है ये हेनरी मोसले के द्वारा बनाया गया था। मोसले के द्वारा बनाया गया था आधुनिक आवर्त सारणी को। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन चाल का मात्रक नहीं हो सकता है? चाल का मात्रक इसमें से कौन सा नहीं हो सकता है? चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। 40 प्रश्न हमने करा दिए हैं। सेशन को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स इसको शेयर कर दीजिएगा, और रोज 12:30 बजे आपको यह सेशन मिलेगा।